हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एचसीआई कृषि संस्थान यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपका सत्येंद्र सिंह। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको मालूम है, हमने क्रॉप प्रोडक्शन का 2018 एमपीपीईटी के क्रॉप प्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके थे पार्ट 1 में। अब हम आज बात करने वाले हैं पार्ट 2 की, जिसमें कुछ बेहतरीन प्रश्न हैं जो 18 में पूछे गए हैं एमपीपीईटी में। हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारा सॉल्व करने का उद्देश्य ये है कि अगर आप पेपर देने जाएं, कभी कोई नए क्वेश्चन भी बन जाएं, कभी आ जाएं, तो आपको इन क्वेश्चंस की मदद से, इनके कॉन्सेप्ट और इनके बेसिक की मदद से आपको नए प्रश्नों में मदद मिले। तो चलिए हम बात करते हैं फसल उत्पादन 2018 के एमपीपीईटी का पेपर की बात कर रहे हैं। जैसा कि प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कैरेट इज ए पॉलिनेटेड क्रॉप, पॉलिनेटेड वेजिटेबल। गाजर एक कौन सी परागण की सब्जी है? ऑप्शन दिया आपको इस प्रकार: क्रॉस, ऑफन क्रॉस, सेल्फ, नन ऑफ दीज अबव। तो देख पा रहे हैं हम, इसमें आंसर टिक करने वाले हैं बेटा। गाजर एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। क्रॉस बोले तो यह एक प्रकार की पर परागण की फसल है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये आता होगा कि परागण क्या होता है। इन शॉर्ट में हम आपको समझा देते हैं, कई बच्चों को ये चीज नहीं आती है, 2 मिनट समझ लेते हैं। जिनको आता है वेरी गुड, जिनको नहीं आता वो समझ लें परागण होता क्या है। बेटा, परागण को हम बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है, आप इसकी बात कर रहे हैं। पॉलिनेशन बेटा माने क्या होता है, इसके लिए हम 2 फूल समझ लेते हैं, मेल फीमेल। हम अगर फीमेल की बात करें तो इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। हम देख पा रहे हैं इसके 3 सेक्शन डिवाइड किए हैं। ऊपर वाला सेक्शन जो परगनली जैसा है, इसे बेटा हम बोलते हैं स्टिग्मा। अब पूरी बात सुनना। और बीच वाला सेक्शन जो मैंने बनाया है, सीधा जी वाला सेक्शन जो है, इसे बोलते हैं बेटा स्टाइल, ठीक है। और आपने ये वाला जो पार्ट बनाया है, गोलनुमा फूला हुआ भाग जो बनाया है, इसे बोलते हैं बेटा ओवरी। अगर हिंदी में बात करें तो वर्तिकाग्र, स्टाइल माने वर्तिका और ओवरी माने अंडाशय। ये हम बात कर रहे हैं फीमेल फ्लावर की, ठीक है। मेल फ्लावर की बात करें तो मेल फ्लावर में आप जानते हैं परागकण होंगे, एंथर होंगे। ये मेल पुष्प का भाग है। हम इनको पॉलिन ग्रेन, इनमें पॉलिन ग्रेन होंगे। मेल फ्लावर में पॉलिन ग्रेन को हम बेटा बोलते हैं परागकण, पॉलिन ग्रेन, ठीक है। अब बेटा होता क्या है, इस मेल फ्लावर के इन परागकण का फीमेल फ्लावर के यहाँ आना, यहाँ कहाँ आप देख पा रहे हैं स्टिग्मा पे आना। देखो सिंपल सी चीज बताइए, बहुत ज्यादा टिपिकल बात नहीं बताई है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इन मेल फ्लावर के परागकणों का, पॉलिन ग्रेन का बेटा कहाँ जाना, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा, हिंदी में कहेंगे वर्तिकाग्र पे जाना। इसे बोलते हैं बेटा हम परागण। अब इसमें कंडीशन होती है, हो सकता है कि एक पौधे की, सोचिए अपन एक फ्लावर बात कर रहे हैं, एक पौधा बात कर रहे हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लावर हैं। अब उसी पुष्प के, कई ऐसे पुष्प भी होते हैं उसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों के पार्ट्स हैं। अब सोचना, किसी फ्लावर के, एक फूल के, उसी फूल के नर भाग का माने परागकण का उसी फूल के मादा भाग के स्टिग्मा पे आना माने वर्तिकाग्र पे आना। एक फूल की, एक पौधा है, उसका एक फूल है, और उसी फूल के मेल का उसी फूल के फीमेल पे जाना, इसे कहते हैं स्वपरागण। स्व माने बेटा सेल्फ, सेल्फ पॉलिनेशन, और एक बेटा होता है क्रॉस। तो सेल्फ की 2 टाइप की कंडीशन बनती है, आप वो देख पा रहे हैं। हो सकता है कि एक पौधे के एक फूल का उसी फूल पे, माने एक फूल के मेल का उसी फूल के फीमेल पे जाना, इसे बोलते हैं स्वपरागण। उसमें भी कौन सा वाला, ऑटोगैमी। अगर ऐसी कंडीशन है कि उसी पौधे के एक फूल का
मेल का उसी फूल के फीमेल पे जाना, बेटा इसको बोलते हैं अपन ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी किसका प्रकार है बेटा? सेल्फ का। हम इसे स्वपरागण कह सकते हैं, डिटेल में थोड़ा और जाए तो ऑटोगैमी कह देते हैं इसको, ठीक है। और अगर ऐसा है कि एक पौधे के, एक फूल के, एक पौधे में कई सारे फूल हैं, अगर ऐसी कंडीशन थी कि उसी फूल के मेल का उसी फूल के फीमेल पे, तो स्वपरागण उसमें भी, हालांकि स्वपरागण है कौन सा वाला? ऑटोगैमी टाइप का। अगर ऐसा है कि एक पौधे के एक फूल के मेल का दूसरे फूल के फीमेल पे, पौधा पर बेटा एक ही है, पौधा भी चेंज नहीं किया है, एक पौधे के एक फूल के मेल भाग का माने परागकण का उसी पौधे के दूसरे फूल के फीमेल, बोले तो वर्तिकाग्र पर जाना, ये भी स्वपरागण है। और यह है जीटोनोगैमी टाइप का, ठीक है, जीटोनोगैमी। आप इन्हें बेटा दोनों को स्वपरागण बोल सकते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है, कैसा कि एक अगर फूल का, अब अलग पौधे हैं, तो एक पौधे के एक फूल का मेल भाग का परागण का दूसरे पौधे के किसी भी फूल के मादा भाग पे जाना, वो भी कहाँ जाना है आप ध्यान रखना, मादा भाग कहाँ जाना? स्टिग्मा पे जाना। एक पौधे के एक फूल का दूसरे पौधे के किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाना, इसे बोलते हैं परपरागण। इसे क्या बोलते हैं बेटा? परपरागण, बोले तो क्रॉस पॉलिनेशन। इसे जेनोगैमी भी हम कह देते हैं बहुत से बार। हम क्रॉस पॉलिनेशन को बेटा क्या और बोल देते हैं? इसे जेनोगैमी भी हम बोल देते हैं। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको बहुत बार काम आ जाएंगे, ठीक है। तो गाजर जो बेटा ऐसी फसल है जो पूरी तरह से क्रॉस पॉलिनेशन करती है, पूरी तरह से परपरागण करती है। और ध्यान रखना, परपरागण किस माध्यम से होते हैं? माध्यम आपको आना चाहिए, माध्यम माने किस वे से होते हैं। अब देखना, अगर मैं बोलूं, अगर परपरागण माने जो मेल पार्ट है, माने जो पॉलिन ग्रेन है, जो परागकण है, वो मादा के दूसरे फूल के या उसी फूल के मादा पे जा रहा है ना, तो जाने के लिए माध्यम तो चाहिए होगा। अगर हवा माध्यम है तो इसे बोलते हैं बेटा अनीमोफिली। कीट माध्यम है तो इसे बोलते हैं एंटोमोफिली। पानी माध्यम है तो इसे बोलते हैं हाइड्रोफिली। जंतु माध्यम है तो बेटा इसे बोलते हैं जूफिली। तो इस प्रकार से माध्यम अलग अलग है तो नाम भी हो जाते हैं। तो पेपर में आपसे पूछा जाता है, बताइए अगर परागण हवा द्वारा हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे? तो आप रटे नहीं, हवा बोले तो अनीमो और माध्यम में फिल्ली तो अनीमोफिली। तो ये परपरागण के कुछ माध्यम के आधार पर नाम थे, जूफिली, हाइड्रोफिली, अनीमोफिली, एंटोफिली एक्सेट्रा, ठीक है। तभी तो बेटा हम बात करते हैं। आपने क्वेश्चन, मेरा उद्देश्य क्या है कि आपका आंसर तो पता चल ही गया, इसके साथ साथ कुछ बेसिक भी मालूम चल जाएगा। तो ऐसे आपने कुछ पेपर सॉल्व कर लिए तो बहुत बेनिफिट होगा। आप ये और सुने, गाजर से क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि गाजर में पृथक्करण की दूरी कितनी होती है। बेटा पृथक्करण की दूरी को हम बोलते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस, बहुत पूछते हैं। तो बेटा ये होती है 1000 मीटर और ये होती है 800 मीटर। आप याद कैसे करेंगे? 1000 कहाँ, 800 कहाँ? तो बेटा आधारी बीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 1000 मीटर दूरी रखेंगे, और अगर आप प्रमाणित बीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें दूरी बनाए रखनी पड़ेगी 800 मीटर। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है ये दूरी क्या होती है? तो भैया आप स्वाभाविक है, जब परागण वाली फसल है तो अगर एक खेत में गाजर किया, एक और खेत उसमें भी गाजर किया, तो भैया इसके मेल भाग का जो परागण है वो इसके फीमेल भाग पे आ जाएगा, तो भैया जाति चेंज नहीं हो जाएगी। इसलिए अगर हमें शुद्ध नस्ल प्राप्त करनी है, वही वैरायटी करनी है, प्योर ब्रीड बनानी है, प्योर वैरायटी बनानी है, शुद्ध बीज का उत्पादन करना है, अगर जाति दोनों अलग अलग है तो हम इस वाली गाजर को और इस वाली गाजर के बीच में दूरी बना रखेंगे, डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस को बोलते हैं बेटा आइसोलेशन डिस्टेंस, हिंदी में से कहते हैं पृथक्करण दूरी। अगर दोनों एक ही जाति के हैं, माने कि ये भी एक्स जाति है, ये भी एक्स जाति, तो दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन अगर ये गाजर की एक्स जाति है और ये गाजर की वाई जाति है, तो हमें इन दोनों के बीच में दूरी बनाए रखनी पड़ेगी ताकि शुद्ध बीज प्राप्त हो सके। तो बेटा इस प्रकार पृथक्करण दूरी शॉर्ट में बता दी मैंने क्या होता है, और आपको ये भी बता दिया कि गाजर में कितनी पृथक्करण दूरी होती है। तो ध्यान रखें, आधारी बीज बनाना है तो 1000 मीटर, और अगर आपको बीज बनाने हैं प्रमाणित तो बेटा कितना,
तो रखते हैं कितना 800 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको दिख पा रहा होगा, ऑयल पाम इज मेनली प्रोपोगेटेड बाय, ताड़ का तेल किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन आपको देख पा रहे होंगे, जो सीड, क्राफ्टिंग एंड सकर्स एंड ऑफसेट। आप सभी के ऑप्शन तो मैं जानता होंगे। ऐसे ऑफसेट का यूज करते हैं डेट पाम में, सकर्स मेनली का यूज करते हैं बनाना में, ग्राफ्टिंग तो बहुत टाइप की देखे हैं, ऐसे नॉचिंग ग्राफ्टिंग, बीने ग्राफ्टिंग करते हैं अपन जैसे कि आम में। तो बेटा ताड़ का तेल यहाँ का ऑप्शन जो है राइट, वो हम यूज करेंगे ऑयल पाम। ऑयल पाम जो है, ताड़ का तेल जो है बेटा वो प्रोपेगेट बाय सीड, इसको हम बीज द्वारा प्रोपेगेटेड करेंगे। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ताड़ का जो तेल है, माने जिसको ऑयल पाम बोल रहे हैं, इसका नाम क्या है? हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। जैसे बॉटनिकल नेम ऑफ ऑयल पाम इज एलाइज ग्यूनेंसिस। आप देख पा रहे हैं, इसका नाम क्या है बेटा? देखो, एलाइज ग्यूनेंसिस। आप सबको मालूम हो, हम जो नाम पढ़ते हैं, बॉटनिकल नेम जो पढ़ते हैं, उसका पहला शब्द जो होता है वो होता है जीनस, आप सबको मालूम होगा। और सेकंड शब्द जो होता है बेटा वो होता है स्पीसीज। तो बेटा इसकी दो स्पीसीज हैं मेनली, एक तो आप देख ही पा रहे हैं एलाइज ग्यूनेंसिस, ये रहा स्पीसीज। इसके अलावा एक स्पीसीज और है, ऑब्लिक कर दूं, इसका नाम लिख देता हूं ओलिफेरा। दिस इज ए अनदर स्पीसीज ऑफ ऑयल पाम। तो दो नाम बोल सकते हैं, जीनस बेटा कभी चेंज नहीं होगा, तो हम ऐसे बोलेंगे इसके दो नाम हैं, एक इसकी मतलब नाम है एलाइज ग्यूनेंसिस और एक इसका नाम है एलाइज ओलिफेरा। दिस इज ए अनदर स्पीसीज ऑफ ऑयल पाम। ठीक है, राइट बेटा। फैमिली आप बात करें इसकी, तो फैमिली बेटा होती है इसकी पामी। अगर हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा तो हम इसको बोल सकते हैं पामेसी। ठीक है बेटा, राइट ना। और इसका मेन प्रोडक्शन, इसका ऑरिजिन क्या है? तो बेटा इसका ऑरिजिन है वेस्ट, इसका वेस्ट अफ्रीका। हम अफ्रीका भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन जो प्रोडक्शन इसका होता है, मेन प्रोडक्शन इसका जो कहाँ हो रहा है वो आप ध्यान करिएगा। देखो ऑरिजिन तो एक बार नहीं पूछा, लेकिन एक बार ये पूछा हुआ है कि इसका मोस्ट प्रोडक्शन कहाँ होता है, ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है। तो बेटा ध्यान रखिए, इसका ज्यादा प्रोडक्शन होता है इंडोनेशिया में, और बेटा एक होता है मलेशिया में। ठीक है, ये दो ऐसी कंट्री हैं जहां ऑयल पाम का ज्यादा प्रोडक्शन होता है। कहते हैं दुनिया में जितना प्रोडक्शन होता है उस पूरे प्रोडक्शन का 84%, बहुत ज्यादा होता है, उस पूरे प्रोडक्शन का 84% प्रोडक्शन अकेले इंडोनेशिया और मलेशिया करते हैं। तो ऑयल पाम आप समझ गए होंगे ऑयल पाम क्या होता है। जितने भी क्वेश्चंस ऑयल पाम से पूछे हुए हैं वो आपको थोड़ी सी जानकारी से मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो लिखा हुआ बेटा, विच टिलेज इज आल्सो नोन एज स्टेबल मल्च टिलेज। बोला गया आपसे कौन सी जुताई को ठूठीदार पलवार जुताई के रूप में जाना जाता है। कुछ यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, पहले हम सही ऑप्शन की बात करेंगे, उसके बाद अन्य ऑप्शन भी सीखेंगे। तो बेटा जो इसमें ऑप्शन दिया है कि ठूठीदार पलवार जुताई, बोले तो आपसे बोला गया स्टेबल मल्च टिलेज, इसे और किस नाम से जानते हैं? तो बेटा इसका नाम है ऑल्सो नॉन एज कंजर्वेशन टिलेज। हिंदी में कहते हैं इसको संरक्षण जुताई। ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका आंसर आप मल्च से बखूबी समझ सकते हैं। आप समझते हैं मल्चिंग क्या होता है, मल्च क्या होता है? तो बेटा सॉइल सरफेस पे, लैंड की अपर सरफेस पे हम क्रॉप रेजिड्यू या स्टेबल आदि को एज कवर कर देते हैं सॉइल को। इससे हमने क्रॉप रेजिड्यू, हमने घास फूस या क्रॉप के अवशेष पदार्थ को जमीन की ऊपरी सतह पर बिछा देते हैं। इससे क्या होता है बेटा, इससे दो फायदे होंगे। एक तो यहाँ पे अगर हम ऐसा करेंगे, हमने सॉइल की अपर सरफेस पे क्रॉप रेजिड्यू,
क्रॉप के अवशेष पदार्थ या स्टेबल आदि को बिछा दिया, डाल दिया, तो इससे बेटा क्या होगा, जो सॉइल इरोजन एक तो वो रुक जाएगा, पानी द्वारा होने वाली हानि सॉइल की या फिर हवा द्वारा होने वाली हानि सॉइल की, दोनों रुक जाएंगी। तो पहला फंक्शन तो हो गया, इससे क्या हो गया भैया, सॉइल कंजर्वेशन हो गया, राइट। इससे क्या हो गया बेटा, इससे क्या हो गया, इससे सॉइल कंजर्वेशन हो गया, माने से जो मिट्टी का संरक्षण हो गया, और तो और माने सॉइल हमने इरोजन को रोक दिया, और तो और अब देखो इसमें जो सॉइल मॉइस्चर है, सॉइल में माना कि जो मॉइस्चर है, जो नमी है सॉइल में, ये पलवार होने से, ये मल्च होने से वो भी सीधे डायरेक्ट सन की कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं है, तो माने इसका एवेपोरेशन रुक गया, इसका वाष्पीकरण रुक गया। तो इसके साथ साथ हमने सॉइल कंजर्वेशन तो कर ही लिया है, साथ साथ में मॉइस्चर का कंजर्वेशन भी कर लिया है, क्योंकि ये भी डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा। तो इस प्रकार बेटा हमने नमी का संरक्षण भी कर लिया सॉइल में, और उसके अलावा हमने सॉइल का मिट्टी का भी संरक्षण कर लिया मल्च होने से। तो इसलिए बेहतरीन आंसर लगा हमें। अगर हम बात करेंगे कौन इसको स्टेबल मल्च ड्रेनेज को और क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोल सकते हैं संरक्षण, बोले तो कंजर्वेशन ड्रेनेज। बाकी के ऑप्शन तो बहुत अलग ऑप्शन है। जीरो टिलेज माने क्या होता है आप जानते हैं, जीरो टिलेज माने, जीरो माने शून्य, इसे हम बोलते हैं शून्य भू परिष्करण। शून्य माने बिना जुताई के बुवाई करना, जीरो माने शून्य, बिना जुताई के बुवाई करना इसका अलग मतलब है। और गैर मौसमी जुताई आप जानते हैं, सीजनेबल जुताई तो आप जानते ही हैं, कभी बिना मौसम में उसका समय नहीं चल रहा उस समय जुताई करना, ऑफ सीजन टिलेज। और जबकि न्यूनतम जुताई आप जानते हैं मिनिमम टिलेज, इसे बोलते हैं न्यूनतम भू परिष्करण। और न्यूनतम का अर्थ बेटा होता है कम से कम जुताई के बाद बुवाई करना, माने कम से कम प्लोइंग करें फिर सोइंग करें, दिस कॉल्ड एज ए मिनिमम टिलेज। तो डिफरेंट ऑप्शन मिले हैं, लेकिन हमें जैसे ही मल्च दिखाई दिया, मल्च माने पर सरफेस पे कवर किया, तो सॉइल इरोजन भी रुक गया और मॉइस्चर भी रुक गया मिट्टी में। तो इस प्रकार हमने मॉइस्चर का और सॉइल का दोनों का किया, कंजर्वेशन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ध्यान से देखें और लिख भी लें। अब हम बात कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जो आप देख पा रहे हैं, टंग ग्राफ्टिंग इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, टंग ग्राफ्टिंग किसका संशोधित रूप है। तो आप देख पा रहे हैं बेटा टंग ग्राफ्टिंग पूछा गया है। बेटा टंग ग्राफ्टिंग बताने के पहले आपको ग्राफ्टिंग का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे ग्राफ्टिंग होता क्या है। देखो बेटा ग्राफ्टिंग और बडिंग मैं बात कर रहा हूं, दोनों कॉमन है थोड़ा बहुत, ठीक है। हम ग्राफ्टिंग बडिंग होने के लिए हमें दो प्लांट की आवश्यकता पड़ती है। माना कि सपोज दैट मैं कुछ यहाँ ऐसे बना देता हूँ आपके लिए थोड़ा समझने के लिए। माना कि नीचे वाला हमने कोई पार्ट लिया है, ठीक है। माने बेटा देखो नीचे जो लगा होता है इसे हम बोलते हैं मेनली क्या, इसे बोलते हैं, आप सुन लीजिएगा, इसे बोलते हैं रूट स्टॉक। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये समझ लिया तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत आएगा। और जो हमने ऊपर जो पार्ट जोड़ा है बेटा, इसको बोलते हैं स्योन, SCION। हिंदी में बेटा बात करें तो स्योन को बोलते हैं क्या, सांकुर डाली, ठीक है, इसे बोलते हैं सांकुर डाली। और रूट स्टॉक को बोलते हैं मूल ग्रंथ। तो आप देख पा रहे हैं हमें ग्राफ्टिंग या बडिंग में दो प्लांट की आवश्यकता होती है या दो शाखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें हमेशा एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें नीचे की ओर जुड़ा होगा वो रूट स्टॉक बोलेंगे, ऊपर जुड़ा होगा उसे स्योन बोलेंगे, और दोनों को मैं पॉलीथीन स्ट्रिप से बांध दिया, ठीक है। समझाने के लिए मैंने ऐसा बना दिया था, अगर समझें ऊपर नीचे क्या होता है। इतना ध्यान रखें आप अच्छी तरह से कि रूट स्टॉक हमेशा लोकल होना चाहिए। लोकल माने जो मदर प्लांट से, मदर ट्री से बना होना चाहिए, ठीक है, मदर ट्री, मदर प्लांट। और जो स्योन है वो बाहर से लाया जाता है, माने ये बाहरी पौधा है, लोकल पौधा नहीं है। बाहर से जिसको लाएंगे स्योन बोलेंगे, जो हमारे पास मौजूद है या जो मदर प्लांट से लिया उसे रूट स्टॉक बोलेंगे। तो इस प्रकार हम जो लोकल पौधे को नीचे और बाहर के पौधे को ऊपर जोड़ते हैं, तो ऊपर जोड़े गए भाग को स्योन बोलेंगे और नीचे जोड़े गए भाग को बोलते हैं मूल ग्रंथ। इतना ध्यान रखना। वैरायटी कैसी होनी है, स्वाद कैसा होना है, तने की पूरी वृद्धि। माने आप एक तो जानते हैं एक चीज, तो आप
जमीन के नीचे वाले भाग को अपन ज्यादातर बोलते हैं रूट, अगर हम जमीन के ऊपर नीचे वाली बात करें, और ऊपर वाले भाग को बोलते हैं सूट। तो इसका मतलब है कि स्योन रेस्पॉन्सिबल फॉर किसकी ग्रोथ के लिए, सूट ग्रोथ के लिए, एंड रूट स्टॉक रेस्पॉन्सिबल फॉर उत्तरदायी है किसके लिए, रूट ग्रोथ के लिए। तो आप तो ये तो जानते ही हैं फल कहाँ लगने हैं, सूट में, ब्रांच, शाखाएं, पत्ती, कैनोपी, फ्लावरिंग, जितनी भी चीजें हैं जो आउटर हम देख पा रहे हैं वो कौन है, सूट। उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, हमारा स्योन। और लेकिन मजबूती, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, उसकी रूट ग्रोथ, उसकी मजबूती, न्यूट्रिएंट का सक करना, ये सब किस पे डिपेंड है, रूट स्टॉक पे। तो इसका मतलब बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, आपसे ये पूछा बहुत बार गया है कि मूल ग्रंथि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, और पौधा जो है रोगों से, कीटों से, ये हमारे पर्यावरणीय परिस्थितियों से रेजिस्टेंट जो होता है वो कौन सा, किसकी वजह से होता है, रूट स्टॉक के वजह से। फल का आकार, वृक्ष का आकार, कैनोपी या सूट प्रोडक्शन या ब्रांचें, शाखाएं, वैरायटी किस पे डिपेंड होती हैं, स्योन पे। स्योन हमारा एक वांटेड प्लांट है। ऐसे सपोज दैट मैं एक छोटा बात करूं, ऐसे आप जिस जिले के हैं, ऐसे फॉर एग्जांपल हमें मालूम पड़ा हम एमपी के हैं, तो जे माना मैंगो की बात हम कर रहे हैं छोटे शॉर्ट में, ठीक है। जे माना कि हमारा एक प्लांट है, जे हमारा एमपी का प्लांट है, और ये हमारा मैंगो है माना कि आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के हमें माना कि बहुत अच्छे आम लगे, और हमें एमपी के आम से, हम और हमारे एमपी में जो आम है उनमें अच्छा प्रोडक्शन नहीं है। अब हम ग्राफ्टिंग कैसे करें, देखो ये माना कि आम है एमपी का, और ये आम है माना कि आंध्र प्रदेश का। तभी आप बोले लोकल, आप अपने एमपी में पौधा लगा रहे हैं ना, तो एमपी में जो आम लगे हैं वो कौन से बिहेव करेंगे, लोकल। लोकल को तो रूट स्टॉक, इसका मतलब हम इसके ऊपर वाले भाग को हटा देंगे, हमें इससे मतलब नीचे वाले भाग से। और जो आंध्र प्रदेश की बात करूं, वहां के जो हमें आम यहाँ लगाने हैं, देखो अगर हम पूरे पौधों को यहाँ लाएंगे तो पॉसिबल नहीं है हो पाना, क्योंकि यहाँ के क्लाइमेट अलग है, जलवायु अलग है बेटा, ठीक है। और हमें पर आम हमें आंध्र प्रदेश जैसे ही यहाँ चाहिए, तो पॉसिबल है ग्राफ्टिंग से। अब भारी पौधे हम लेते हैं ऊपरी वाले भाग, तो निचले वाले भाग का कोई रोल नहीं है, हटा देंगे। अगर हम इस एज जे किसकी तरह बिहेव करेंगे, एज ए स्योन की तरह, जे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, देखो एज ए रूट स्टॉक की तरह। अब देखना, अगर मैं बाहरी भाग को इसको उठा के हूबहू अगर मैं यहाँ लगा दूं, इस जगह लगा दूं, और इसको अच्छी तरह बंद कर दूं पॉलीथीन स्ट्रिप से आदि से, और केमे में इसकी जुड़े आपस में, तो भैया अब जो पौधा बनेगा, नीचे वाला भाग तो अपना ही है, तो नीचे मजबूती क्या होगी, अपने हिसाब से होगी, मजबूती वृद्धि अपने हिसाब से होगी। लेकिन ऊपर वाला भाग बाहर का है, तो इसके हिसाब से पौधा प्रोडक्शन करेगा, आम लगेंगे वो किस हिसाब से होंगे, इसके हिसाब से होंगे। तो देखिए मजबूती भी हमारे हिसाब से हो गई, आम की वैरायटी कैसी होनी है वो भी आपने अपने हिसाब से कर ली। इसको बोलते हैं बेटा ग्राफ्टिंग, छोटा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और जब हम दोनों को मिला देते हैं ना, सियान और रूट दोनों को मिला देते हैं, तो इसे बोलते हैं ग्राफ्ट यूनियन। इसे बेटा क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्राफ्ट यूनियन का चित्र, ठीक है बेटा। ये डायग्राम ऑफ ग्राफ्ट यूनियन हो गया आपका। अब मेरी बात समझ में आप ये समझें कि मैंने कितना कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि ग्राफ्टिंग के लिए हमें ऐसे दो पौधे रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है। बडिंग में क्या होता है, देखो छोटा अंतर एक और बता दें आपको, टाइम तो लगी, देखो आप ये मत कहना टाइम लग रहा है, क्वेश्चंस कम सॉल्व किए पर टाइम लग गया, बेटा देखो अगर कॉन्सेप्ट देना है, बेसिक देना है, तो टाइम तो लगना है, ठीक है। आप बस ध्यान सुन लीजिएगा, ये पेपर डिस्कशन आपके लिए हमेशा लाइफ टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बेटा एक चीज और देखो, अगर हम पूरी शाखा को, पूरी स्टिक को, चयन को पूरे मूलग्रंथ में लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। लेकिन आप ये भी जानते हैं किसी भी एक स्टिक में, किसी भी एक शाखा में 2 से 3 बड हो सकती हैं, राइट, बड कलकाएं तो होती हैं, राइट, नो डाउट। अगर मैं केवल, देखो मेरी बात सुनना, अगर मैं पूरी शाखा को, चयन को अगर इंसर्ट कर रहा हूं रूट स्टॉक में, इसको बोले ग्राफ्टिंग। अगर मैं ऐसा ना करके केवल किसी बड को चुन दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बड चुन ली, और ये माना कि हमारा स्योन था, और रूट स्टॉक हमारा, हमने ये बड चुन ली। अगर मैं इस बड को ये रूट स्टॉक से बड हटा के ये यहाँ पे बड लगा दूं, केवल बड अकेली, मैं शाखा नहीं लगाई, मैं बात सुनो, अगर ये माना कि स्योन है, ये माना कि रूट स्टॉक है, अगर मैं पूरा इसको इसमें इंसर्ट कर दूं तो ये ग्राफ्टिंग है। अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं अगर इसमें जो बड है और इसमें जो बड है, अगर मैं केवल ये कर रहा हूं कि ये स्योन से बड को चुन के, इसको मैंने यहाँ से चुन लिया, हटा दिया भाई बडिंग नाइफ, ग्राफ्टिंग नाइफ की मदद से, और मैंने इसको यहाँ इंसर्ट कर दिया, यहाँ लगा दिया, और बढ़िया इसको पॉलीथीन स्ट्रिप से बांध दिया,
तो मैंने केवल बड को चुन के यहाँ लगाया, तो बेटा इस बात को बोलते हैं बडिंग। ग्राफ्टिंग बडिंग में बस इतना ही अंतर है, दोनों कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं, दोनों में 2 प्लांट की आवश्यकता पड़ेगी, दोनों में स्योन और रूट स्टॉक का मतलब बहुत ज्यादा मतलब मीनिंग है इसका। लेकिन अंतर केवल इतना है, अगर पूरी शाखा को इंसर्ट कर रहा है रूट स्टॉक में, उसमें दूसरे दिन बड हो सकती हैं, इससे बोलते हैं ग्राफ्टिंग। और अगर हम पूरी शाखा को ना लगाते हुए केवल बड को चुन के लगाते हैं, तो इसे बेटा बोलते हैं बडिंग। ठीक है, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब हमारा जो क्वेश्चन है सामने स्क्रीन में दिख पा रहा है आपको कि टंग ग्राफ्टिंग किसका संशोधित रूप है। माने टंग ग्राफ्टिंग इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। तो बेटा मैं थोड़ा एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा हटा देता हूं, ठीक है। मैंने क्यों समझाना पड़ा, अगर ये आप नहीं समझते तो आप ग्राफ्टिंग का मतलब ही नहीं समझ पाते, ठीक है। डिटेल में बेटा जिसको देखना हो सीखना हो, मेरे YouTube चैनल पे बहुत वीडियो डले हैं। इसके अलावा हमारी एक ऑनलाइन प्ले स्टोर एप्लीकेशन है, वहां पे डेली क्लास चलती है और वहां से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब जो मेरे क्वेश्चन पूछा गया है कि टंग ग्राफ्टिंग किसका संशोधित रूप है, तो देख लेते हैं बेटा किसका संशोधित रूप है। तो बेटा टंग ग्राफ्टिंग ये विप ग्राफ्टिंग का संशोधित रूप है। मैं इन शॉर्ट में समझा दूं आपको, फटाफट समझे होता कैसे है। आप वो बात समझ गए, ऊपर वाला स्योन नीचे वाला रूट स्टॉक है, जो समझ ही गए। अब देखना, मान कि ये वाला पार्ट है, माना कि रूट स्टॉक, ठीक है। और मैंने ऐसी कटिंग की, मतलब स्योन की कि बढ़िया मिक्स हो जाए इसमें। देखिए आप, थोड़ा टेढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें, ये एज ए बिहेव एज ए रूट स्टॉक, दिस इज बिहेव एज ए स्योन। ऊपर वाला भाग स्योन और नीचे वाला भाग रूट स्टॉक। हमने ऐसी कटिंग की है, ऐसा माने कि हमारे पास 2 शाखाएं थी, हमने बडिंग नाइफ की मदद से उसको ऐसे काटा कि रूट स्टॉक में फिट हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हमने पॉलीथीन स्ट्रिप की मदद से बांध दिया, आप देख लेना। तो दिस इज ए टंग ग्राफ्टिंग, ऑल्सो नोन एज विप ग्राफ्टिंग, राइट। फिर ऑप्शन आपको दिया, और ऑप्शन भी समझ लेते हैं। अब आपको दिया है क्या, ऑप्शन दिया आपको इनार्चिंग, एक ऑप्शन दिया सेटल ग्राफ्टिंग। ये क्या, देखिए ऐसा माना कि हमने नीचे वाला पार्ट है, हमने ऐसे कटिंग किया, माना कि देखिए हमारे पास नाइफ थी, हमने उसको ऐसे कटिंग किया, माना कि हमने साइड साइड से इसको छील दिया, ठीक है। तो नीचे वाला पार्ट है बिहेव एज ए रूट स्टॉक, आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा हमारे पास शाखा है स्योन, इसको हम ऐसे कटिंग करेंगे कि माना कि ये पूरी इसमें अपने आप फिट हो जाए ऑटोमेटिक, ठीक है। माना हमने 2 हमारे पास शाखाएं थी, एक को हमने नीचे ऐसे छीला सीधे में, एक को हमने छीला कि इसमें फिट हो जाए और इसको पॉलीथीन से बांध दिया। तो दिस इज ए सैडल ग्राफ्टिंग। कितना आसान होता समझने में, देखिए, ठीक है। अब हम बात करें इनार्चिंग। इनार्चिंग क्या होती है, देखिए हमारे पास 2 प्लांट है, 2 शाखाएं हमारे पास, शाखाएं कह सकते हैं। हम इनको नर्सरी वाले छोटे पौधों में यूज कर सकते हैं, हम इनकी कलम ले सकते हैं, जैसे भी आप समझना चाहें, ठीक है। ऐसा माने कि ये बिहेव एज ए रूट स्टॉक और ये बिहेव एज ए स्योन। अब हमें ऊपर लगानी है, ऊपर लगानी है तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, देखो थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं इसमें, थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा चीजें लगाएंगे, और वो कैसा होगा, थोड़ा इस साइज ऐसे टाइप का, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जे एज ए बिहेव एज रूट स्टॉक, तो इसमें हम चलाएंगे कैसा, इस टाइप का। अब देखिए हमने ऐसा कुछ समझा दिया है, माना कि जे स्योन है और जे रूट स्टॉक है, ठीक है। या हम ऐसा ना समझना चाहें, हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ऐसा माना कि हमने 2 प्लांट ले लिए, ठीक है, माना कि ये प्लांट की शाखा है, माना कि कोई भी, ठीक है। हमने ये शाखा चुन ली इससे, और माना कि ये प्लांट और है हमारे पास, इससे हमने ये शाखा चुन ली, ये वाली कोई, ठीक है। और ये शाखा है, माना कि हमने ये शाखा इसकी है, ये शाखा इसकी है। इसके बाद हमने यहाँ पे ऐसे कॉम्बिनेशन लिया और इसको यहाँ से छील दिया, इसको यहाँ छील दिया, और दोनों प्लांट को आपस में मिक्स कर दिया और पॉलीथीन स्ट्रिप से मदद से बांध दिया। हम इसको देखो, अगर 2 प्लांट हमने ऐसे लिए, हम ऐसे भी बोल सकते हैं हमने 2 ऐसे प्लांट की शाखाएं ली और बढ़िया इनको हमने क्या कर दिया, इनको आपस में बांध दिया, ठीक है, छील दिया। छीलने के बाद इनकी कैंपिंग मिल जाने के बाद हमने इसको बढ़िया से बांध दिया। दिस इज कॉल्ड एज ए इनार्चिंग।
कितना आसान था समझने में। माने हमने इसमें ये स्लाइस टाइप से काटी, टंग ग्राफ्टिंग कॉल्ड एज ए विप ग्राफ्टिंग। सेटल में हमने इस टाइप से काटा, देखो दोनों की ऐसे हमने कटिंग की शाखाओं की कि आपस में आसानी से मिलाया जा सके, ठीक है। इसको इस शेप से और इसको इस वाले शेप से। अगर इनार्ची की बात करें तो दोनों पौधों की शाखाएं चुनते हैं, उन शाखाओं को आपस में मिला देते हैं। एक तरह से हमने ये बोला कि दो प्लांट भी हमने मिक्स कर दिया, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। या तो हम ऐसे समझ लें दो अलग से, या हम ऐसे समझ लें, और फाइनली हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, दो प्लांट की शाखाएं आपस में मिला दी। कई बार तो ऐसे बोल सकते हैं दो पौधों को आपस में मिला दिया, दिस इज इनार्चिंग, राइट। तो ये तीनों आप जब समझ पाएंगे जब आपको रूट स्टॉक और स्योन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मालूम होगा। और डिटेल में आपको जानना है तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर हमारे एक एप्लीकेशन जुड़ेंगे आप, तो इन्हीं चीज को जहां आपको डाउट पैदा हो रहे हैं थोड़े बहुत या आपको डिटेल में जानने की इच्छा है तो प्लीज आप वहां से भी कर सकते हैं। इन्हें कैसे करते हैं, कौन से प्लांट में करते हैं। जैसे कि हमें टंग ग्राफ्टिंग का पूछा गया है, जो मेनली करते हैं एप्पल और पियर में, माने सेब और नाशपाती में टंग ग्राफ्टिंग ज्यादातर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है क्राइसैंथेमम इज ए, गुलदाउदी को हम क्राइसैंथेमम बोलते हैं, वो एक है, कैसी क्रॉप है। तो बेटा फिर से ये पॉलिनेशन वाला सवाल आ गया। आपने पॉलिनेशन जस्ट अभी समझ लिया है। पॉलिनेशन क्या होता है, दो प्रकार का था, सेल्फ एंड क्रॉस। क्रॉस माने क्या था, एक फूल के, एक पौधे के एक फूल के नर भाग का, बोले तो परागकण का, दूसरे पौधे के किसी भी फ्लावर के मादा कौन से भाग में, स्टिग्मा पे। आप शॉर्ट में कह सकते थे एक फूल के नर भाग बोले तो पॉलिन ग्रेन का, दूसरे पौधे के दूसरे फल के स्टिग्मा पे जाना, एक फूल के परागकण का दूसरे फूल के स्टिग्मा पे जाना, वर्तिकाग्र पे जाना, इसे बोलते थे क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। तो भैया क्राइसैंथेमम एक प्रकार की, क्राइसैंथेमम, अब ध्यान से सुनना, मैं और भी पॉइंट बताऊंगा। क्राइसैंथेमम जिसको आप गुलदाउदी बोलते हैं, ये एक प्रकार की बेटा क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, माने एक प्रकार की परपरागित फसल है। अच्छा, आपको इसका बॉटनिकल नेम तो सबको आता होगा, जो पेपर में बहुत बार पूछे हैं, हालांकि स्पीसीज बहुत हैं, पर एक कॉमन नाम करें सीफो क्राइसैंथेमम, मैं बार बार रिपीट नहीं करा, लिख रहा हूं, इंडिका, ठीक है। दिस इज ए बॉटनिकल नेम ऑफ क्राइसैंथेमम गुलदाउदी। इसकी फैमिली बात करें बेटा तो कंपोजिटी, ये बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, आपके आईसीआर बीटी जैसा एग्जाम में बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। हम कंपोजिटी का नया नाम और बोल सकते हैं एस्टरेसी। तो इसका फैमिली अगर ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा कंपोजिटी, तो हम टिक कर सकते हैं एस्टरेसी। इसके अलावा और हम क्या बात करें, इसका ऑरिजिन कहाँ है, इसका ऑरिजिन बेटा जापान या ऑब्लिक चाइना। अगर पहले जापान नहीं मिलता तो हम चाइना टिक करके आएंगे। अच्छा, इसके अलावा और मेन बात क्या है, इसे क्वीन ऑफ फ्लावर बोलते हैं, माने फूलों की रानी है। राजा तो आप जानते हैं गुलाब को बोलते हैं, जो ज्यादा उत्पादन करते हैं। तो दुनिया में गुलाब के बाद क्राइसैंथेमम भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होने वाला फ्लावर है, और ये जापान का राष्ट्रीय फूल भी है, नेशनल फ्लावर ऑफ जापान। और इस क्राइसैंथेमम को, गुलदाउदी को पूर्व की शान के नाम से भी जाना जाता है। बहुत पॉपुलर प्रश्न है, ठीक है। तो छोटा बहुत अपन ने देखो ये तो पढ़ लिया क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, ये क्या होता है। उसके अलावा हमने कुछ ऐसे पॉइंट भी पढ़ लिए हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, द क्रॉप ऑफ डिफरेंट हाइट आर ग्रोन इन क्रॉपिंग सिस्टम। फसल पद्धति में ऐसी कौन सी खेती है जिसमें भिन्न भिन्न ऊंचाइयों वाले पौधे लगाए जाते हैं, या यूं कहें भिन्न भिन्न हाइट वाली फसल लगाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, आपको समझ लीजिएगा। पहले हम बात करते हैं टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं। तो बेटा इसे बोलते हैं, जो ऑप्शन आपके दिए हैं, एले क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग एंड सीक्वेंस क्रॉपिंग। तो इसका जो आंसर है बेटा, हम वो आंसर लगाने वाले हैं मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग, माने इसे बोलते हैं बहुमंजिला
बहुमंजिला खेती भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या है बेटा, इसमें ऐसी पद्धति है इसमें फसलों की जिसमें अलग अलग हाइट वाली फसलें बोई जाती हैं। मैं आपको बहुत बेहतरीन एग्जांपल दूं, जैसे कि मेरे पास ऐसे माने कि तुमने पपीता ले लिया, गन्ना ले लिया, गन्ने की हाइट ज्यादा है, ठीक है, ये माना कि गन्ना ले लिया आपने, ठीक है। इसके बाद उससे कम हाइट वाली सरसों है, सरसों आपने ले ली, और उससे भी कम हाइट वाली कौन है, जड़ वाली फसल ले ली, ट्यूबर क्रॉप ले ली, माने कि आलू। तो आप देख पा रहे हैं इसकी हाइट और इसकी हाइट और इसकी हाइट, तीनों में कितना अंतर है। तो इस प्रकार की खेती जिसमें फसलों की लंबाई में अंतर होता है, इसको बोलते हैं मल्टी स्टोरी। लेकिन जैसा कि उसमें और भी ऑप्शन दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एक ऑप्शन दिया LAL, एक क्रॉपिंग आपको दिया है। LA क्रॉपिंग क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। LA क्रॉपिंग बेटा क्या होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, आप वो सुन लीजिएगा, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप बिटवीन रो ऑफ ट्री। माने हम क्या करते हैं इसमें, हम पौधों के वृक्षों की रो बनाते हैं, पंक्ति बनाते हैं, उसके बीच में प्रोडक्शन करते हैं। तो उनके बीच में प्रोडक्शन करते हैं, तो इस खेती को बेटा बोलते हैं एले क्रॉपिंग। तो एले क्रॉपिंग क्या है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी, फसलों को उगाना किसके बीच में, वृक्षों के बीच में, इसे बोलते हैं एले क्रॉपिंग। एक ऑप्शन दिया रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग हम बेटा पढ़ते हैं सघन खेती में, जब हम सघन खेती बात करते हैं, सघन खेती माने क्या होता है, कम से कम जगह में अधिक से अधिक पौधे लगाना। इस जो हमारी रिले क्रॉपिंग है, जो हिंदी में अपन कहते हैं क्या, हम इसके रिले माने एक तरह से इस टाइप का होता है। देखना, एक बात सुनना, जैसे एक फसल आपने बोई नहीं, मतलब एक फसल के कटने के जस्ट पहले, एक फसल के कटने के जस्ट पहले दूसरी फसल का बोना, एक कट नहीं पाई, दूसरी आपने बो दी। आप सोचिए, एक खेती थी अवराम खेती। अवराम खेती मान होता है बिना विराम के लगातार फसल बोना, और रिले क्रॉपिंग माने क्या होता है, एक फसल के कटने के ठीक पहले दूसरी फसल का बोना। इस खेती से हम रिले खेती से हम एक साल में 4 फसलें तक ले सकते हैं। अब सोचिए, तो ये किसका टाइप है, ये सघन खेती का बहुत बेहतरीन प्रकार है। हम सघन खेती में रिले क्रॉपिंग पढ़ते हैं। इसमें हम सघन खेती माने होता है कम से कम जगह में अधिक से अधिक फसल बोना। और इसमें करते क्या है, इसमें हम एक फसल बोने के तुरंत बाद माने कटने के जस्ट पहले हम एक फसल बो देते हैं। इस प्रकार हम एक वर्ष में 4 फसलें भी कर सकते हैं। और एक ऑप्शन दिया है सीक्वेंस अनुक्रम खेती। सीक्वेंस माने क्या होता है, एक फसल के हार्वेस्ट लेने के बाद समय बाद दूसरी फसल का बो देना। एक फसल आपने ले ली, फिर आपने उसको लेने के बाद दूसरी फसल बो दी, दिस इज ए सीक्वेंस क्रॉपिंग। आसान था ये तो, लेकिन आपसे पूछा गया था कि अलग अलग लंबाई की फसलों का बोना, दिस कॉल्ड एज ए मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा। फसलों के साथ लकड़ी के लिए वृक्षों को उगाना, ग्रोइंग ऑफ अ ट्री फॉर ट्रिम्बर अलॉन्ग विथ क्रॉप इज नोन एज। कुछ ऑप्शन इस प्रकार आपको दिए हैं, एग्री सिल्वीकल्चर, एग्री हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी पास्चर और हॉर्टी सिल्वीकल्चर। ठीक है बेटा, तो आपको ये बताना है, आपको ऐसी खेती बताना है जिसमें कि आप एग्रीकल्चर के साथ माने फसलों के साथ लकड़ी के लिए वृक्ष उगा रहे हैं। माने आप लकड़ी का भी यूज कर रहे हैं और फसलों का भी यूज कर रहे हैं। आप दोनों को यूज करना था, उसे आप क्या बोलेंगे उसकी बात कर रहे हैं। कुछ ऑप्शन है, पहले आप उन्हें समझ लीजिएगा। वहाँ पे एग्रीकल्चर, एग्री आप सब जानते हैं, फसलों का अध्ययन। आप हॉर्टिकल्चर भी जानते हैं, ये भी फसलों का अध्ययन। पर बेटा कौन सी फसलें हैं जो बागवानी में काम आती हैं, जैसे कि फल फूल सब्जी। ठीक है, अब उसके बाद एग्रीकल्चर, हालांकि बहुत बड़ा शब्द है, हम एग्रीकल्चर ना बोल के एग्रोनॉमी बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एग्रीकल्चर में तो पशुपालन भी आ जाएगा, तो हम यहाँ वर्ड यूज करेंगे एग्री माने, यहाँ वर्ड मिल रहा है हमें एग्रोनॉमी से। एग्रोनॉमी माने बेटा सस्य फसलों का अध्ययन। सस्य फसलें जैसे कि सरसों, गेहूं, चना, अरहर, बाजरा एक्सेट्रा, ऐसी क्रॉप जो कि ओपन फील्ड में बोलते हैं, खुले मैदान में बोलते हैं। और हॉर्टिकल्चर माने बागवानी उद्यान की। इनमें कौन आएंगे, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर माने फल, सब्जियां, फूल एक्सेट्रा।
ठीक है। अब हमें क्या बोला गया, अब आप बहुत सुनिएगा अच्छी तरह से। हमें बोला कि फसलों का भी अध्ययन कर सकें और उनके साथ ऐसे पौधे लगा सकें जिनका यूज हम लकड़ी में कर पाए, माने लकड़ी वाले वृक्षों का अध्ययन, ट्री का अध्ययन हमको बोला गया है। तो बेटा आप देख लीजिए वो क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे। हालांकि और भी ऑप्शन उसमें दिए हैं। एक ऑप्शन दिया आपको सिल्वीकल्चर, ठीक है, तो सिल्वीकल्चर बेटा होता है वनों का अध्ययन, ठीक है। एक दिया पास्चर, पास्चर माने बेटा होता है ग्रासेस लगाना, घास लगाना, घासों का अध्ययन एक्सेट्रा। अब हमको मिक्सअप करना है। अब जो पहला ऑप्शन दिया एग्री सिल्वीकल्चर, तो अगर हम यहाँ यूज करेंगे इसको तो ये क्या होगा, देखो एग्री माने एग्रोनॉमी फसलों का अध्ययन, और सिल्वी माने वनों का अध्ययन। वनों का अध्ययन माने वनों में ऐसे वृक्ष उगाए जाते हैं जिनका मुख्यतः यूज हम काय में करते हैं, लकड़ी वाले वृक्षों का अध्ययन माने वनों का अध्ययन, दैट इज सिल्वीकल्चर। और फसलों का अध्ययन दिस इज एग्रीकल्चर। तो आपने खुद बोल दिया इसका आंसर होगा एग्री सिल्वीकल्चर। अगर वो आपसे ये बोलता है कि फसलों के साथ साथ आपको आम के वृक्ष लगाने हैं, फसलों के साथ साथ आपको फूल लगाने हैं, तो हम उसको बोलते हैं एग्री हॉर्टी। अगर आपसे बोलता है कि आपको आम के साथ में, आपको फूलों के साथ में, आपको लकड़ी वाले वृक्ष उगाने हो, फूलों के साथ में, सब्जी के साथ में, फलों के साथ में, तो फल फूल सब्जी मान हॉर्टी, तो आंसर टिक करते हैं हॉर्टी सिल्वीकल्चर। तो बेटा आप एक ही नहीं, आप ऐसे कर करके कई ऐसे नए वर्ड बना सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हमारा उद्देश्य बेटा क्या आप समझ पा रहे हैं, हम केवल आपको आंसर ही नहीं बताएंगे, वो आंसर क्यों हुआ और उससे संबंधित जितने भी ऑप्शन है सबकी बात करेंगे। तो यहाँ बेटा आंसर टिक कर रहे हैं हम कौन सा, एग्री सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, स्ट्राइगा वीड इज एसोसिएटेड विथ, स्ट्राइगा खरपतवार किससे संबंधित है। ऑप्शन आपको दिए हैं मस्टर्ड, मेज, सॉरगम और वीट। तो हम बेटा यहाँ आंसर टिक करने वाले हैं सॉरगम। बेटा सॉरगम को हिंदी में बोलते हैं ज्वार, माने ज्वार और बाजरा में हम इसके अलावा पर्ल मिलेट भी ले सकते थे। पर्ल मिलेट बेटा इसको बोलते हैं बाजरा। हम जहां तक कि आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ज्वार बाजरा में लगने वाला एक महत्वपूर्ण खरपतवार का नाम है स्ट्राइगा। लेकिन इससे और क्वेश्चंस क्या पूछे आप वो भी देखें एक बार पहले ये भी पूछा गया है कि स्ट्राइगा किस प्रकार का खरपतवार है। तो बेटा हम आपको ट्रिक बताना चाह रहे हैं। ट्रिक है OASL ऑल, OASL ऑल। अब इनके मतलब क्या है वो भी सुन लीजिएगा, फिर हम एस का मतलब आपको समझाएंगे। ट्रिक बना दी मैंने, आपसे याद कर लीजिएगा। ओ माने बेटा औरोबैंकी, ठीक है। ए माने बेटा अमरबेल, एस माने बेटा स्ट्राइगा, एल माने बेटा लॉरेंथस, और ऑल माने बेटा होता है सभी। सभी का मतलब क्या मालूम है, इन चार को छोड़कर बाकी सभी, सभी में ये शामिल मत करना। ऑल माने हुआ OSL को छोड़ के बाकी सभी। तो बेटा सभी खरपतवार, इन चारों को आप छोड़ देना। एग्जाम्पल फिर चाहे कोई भी हो, चाहे फिर गदर घास हो, चाहे फिर नागफनी हो, चाहे फिर बड़ी दूधी छोटी दूधी हो, XYZ सभी प्रकार के खरपतवार अधिकांश ऑल में आते हैं। और ऑल में बेटा जो खरपतवार आते हैं वे होते हैं स्वतंत्र। स्वतंत्र माने फ्री, और फ्री माने वे किसी अन्य पर निर्भर नहीं होते। इसका मतलब है ये किसी अन्य पर निर्भर नहीं होते, माने ये पूरी तरह स्वतंत्र है। अपना भोजन, अपना जितनी भी आवश्यकता है ये खुद ही अरेंज करेगा, दूसरे पर डिपेंड नहीं होगा। देखिए OAL की बात करें तो बेटा इसमें क्या अंतर है, जो OA है ये पूर्णतः परजीवी है, ये दूसरों पर पूर्णतः परजीवी है, निर्भर है। अब बचा SOL माने स्ट्राइगा और लॉरेंथस, ये अर्धपूर्ण परजीवी हैं। ये दोनों अर्धपूर्ण परजीवी हैं, ठीक है। हमने इतना देखा आपसे। अब हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, देखिए पूर्ण परजीवी जो है OA, इसमें भी कॉन्सेप्ट है, इसमें भी ये जो है अमरवेल जो है ये वाला, ये है कैसा, जड़पें पूर्णतः परजीवी,
और अमरवेल वाला है ये तने पे है पूर्णतः परजीवी। तो क्वेश्चन ये आया हुआ है कि अमरवेल जो है वो कैसा है, तो आपने आंसर लगाया हुआ है अमरवेल जो है वो तने पे पूर्णतः परजीवी है, माने पूरी तरह से निर्भर है, और की जड़ पे पूरी तरह से निर्भर है। ऐसी स्ट्राइगा जो ज्वार बाजरा में लगने वाला प्रश्न है जो आपको आया हुआ है, उसका क्वेश्चन एक ये भी पूछा गया है कि स्ट्राइगा जो है क्या है, तो आप टिक करेंगे सेमी, क्या हुआ, सेमी डिपेंड माने अर्धपूर्ण परजीवी। ये दूसरे पे आश्रित तो है, निर्भर तो है, पर पूरी तरह से नहीं, अर्धपूर्ण तरीके से है, वो भी जड़ पे है। वो भी बेटा किस पे है, जड़ पे है। तो ये एक तरह से जो पैरासाइट है, तो सेमी पैरासाइट ऑन रूट्स, सेमी पैरासाइट ऑन रूट्स, दिस इज स्ट्राइगा। अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर मैं बोलता आपसे टोटल पैरासाइट इन रूट, तो वो आप टोटल पैरासाइट आप रूट टिक करते और की, पर आपसे पूछा है सेमी पैरासाइट ऑन रूट, तो आप टिक कर रहे हैं क्या, स्ट्राइगा। और लॉरेंथस ये तने पे अर्धपूर्ण तरीके से परजीवी है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन अगर पैरासाइट के ऊपर या होस्ट के ऊपर या परजीविता के ऊपर या निर्भर है कि नहीं इसके ऊपर अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ से बहुत बखूबी समझ में आ जाएगा। तो अब तक याद कर लो OASL रिमेनिंग ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सुगर केन इज ए प्लांट, गन्ना कैसा पौधा है। ऑप्शन देख पा रहे हैं, शॉर्ट नाइट, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे या डे न्यूट्रल। तो बेटा आपने दो ऑप्शन देखे बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, शॉर्ट नाइट भी लिखा हुआ है, शॉर्ट डे भी लिखा हुआ है। तो इन चारों में से अगर हम आंसर लगाना चाहेंगे तो बेटा गन्ना है एक शॉर्ट डे प्लांट, ना कि शॉर्ट नाइट। शॉर्ट डे माने अल्प दिवस, अल्प माने शॉर्ट माने अल्प और डे माने दिवस, हम इन्हें अल्प दिवस या अल्प प्रकाशक्षेपी, हम इसे अल्प प्रकाशक्षेपी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अल्प प्रकाशक्षेपी या अल्प दिवस बोल सकते हैं। शॉर्ट डे प्लांट गन्ना आता है इसमें, इसका मतलब क्या होता है वो सुनेगा। शॉर्ट डे माने बेटा ऐसे प्लांट होते हैं, अल्प दिवस में ऐसे पौधे रखे जाते हैं जिन्हें कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिन्हें 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, बल्कि मैं तो कहूँ 8 घंटे से भी कम। ऐसे पौधों को हम कहते हैं क्या, शॉर्ट डे प्लांट। और अगर ऐसे अभी चीज सुनना, जब ये शॉर्ट डे है, आप बताओ जब डे शॉर्ट है तो रातें कैसे होंगी लंबी, तो हम इसको नाइट के हिसाब से बोल देते हैं लॉन्ग नाइट प्लांट, लॉन्ग नाइट प्लांट। ऐसी बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि लॉन्ग डे, ऐसे पौधे जिन्हें अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, लॉन्ग डे प्लांट, जब अधिक प्रकाश लंबा दिन चाहिए तो रात होंगी छोटी, तो उन्हें हम कह देते हैं शॉर्ट नाइट प्लांट, ठीक है। दिन के हिसाब से रात में उल्टा हो जाता है। तो ऑप्शन है अगर मैं प्रकाश इनके आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करता प्लांट को, तो बेटा 3 टाइप के पौधे होते हैं, SDP प्लांट, LDP प्लांट, और एक बेटा होता है कौन सा, डे न्यूट्रल प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। नाइट की सबसे बात करता, शॉर्ट डे है तो लॉन्ग नाइट प्लांट, लॉन्ग डे है लंबा दिन है तो शॉर्ट नाइट प्लांट, और डे न्यूट्रल जिस पे डे का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, माने प्रकाश निष्प्रभावी, इन्हें प्रकाश मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। तो बेटा प्रकाश अवधि के आधार पे कितना प्रकाश मिलना है, इसके साथ हमने इसके अकॉर्डिंग हमने पौधों को 3 प्रकार से बांटा है। हालांकि इस बात का अध्ययन किया है अलार्ड और आर्नन ने कि पौधे का जो प्रभाव, पौधे पर जो प्रकाश का प्रभाव पड़ता है, प्रकाश के प्रभाव से जो पौधे में क्रियाएं चलती हैं, जब पौधे पे जो प्रभाव होता है इसे बोलते हैं क्या, प्रकाश दीप्त कालता। हिंदी में से, अंग्रेजी में से बोलते हैं फोटोपैरोडिज्म। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत पूछा है समय समय पे कि प्रकाश दीप्त कालता किसे कहते हैं, प्रकाश दीप्त कालता किसे कहते हैं। तो बच्चों इसको बोलते हैं फोटोपैरोडिज्म। फोटो माने प्रकाश और पीरियड माने इसका अवधि, तो इसको नाम बन गया फोटोपैरोडिज्म। तो पीरियड माने होता है अवधि, फोटो माने लाइट प्रकाश, तो माने पौधे का
पौधे पर जो लाइट का जो अवधि है, जो प्रकाश की जो अवधि है, उसका जो प्रभाव पड़ता है पौधे की क्रिया पर, पौधे के वृद्धि पर, पौधे के विकास पर, पुष्पन क्रिया पर, इनफ्लोरेसेंस पर, फ्लावरिंग पर जो इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट को हम कहते हैं प्रकाश दीप्तिकालता। खैर चलिए अपनी डिटेल में नहीं जाते हैं, डिटेल में जाने के लिए अपना लाइव क्लास चलती ही है। तो प्लीज बच्चों जो लाइव क्लास लेना चाहते हैं वो प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करें एग्रीकल्चर क्लासेस, जिसमें आप इन सिलेबस की इन बातों की डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था, गन्ना कैसा, तो शॉर्ट डे प्लांट, हम इसे लॉन्ग नाइट प्लांट भी कह सकते हैं। तो बेटा इसका एग्जाम्पल अगर भूल जाए कभी तो सुन लीजिएगा, मैं बहुत ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जितने भी शॉर्ट डे प्लांट होते हैं इनमें अधिकांशतः बोल रहा हूँ, देखो आपका अधिकतर क्वेश्चन बन जाएंगे इस बात को लेके, उनमें खरीफ फसलें रखी जाती हैं। और बेटा जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, एलडीपी होते हैं, इनका अगर मैं एग्जांपल देता तो मुख्यतः बोल रहा हूँ मैं, सभी नहीं, कुछ अपवाद भी होते बीच बीच में, वो रबी फसलें होती हैं। और डे न्यूट्रल प्लांट ऐसे पौधे जिन पे प्रकाश का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता, प्रकाश मिलने ना मिलने से कोई प्रभाव नहीं होता, उन्हें कहते हैं डीएनपी प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। इन्हें हिंदी में कहते हैं प्रकाश निष्प्रभावी पौधे। और इनमें आते हैं कौन कौन से पौधे, जैसे कपास हुआ, सूरजमुखी हुआ, टमाटर हुआ, और धान की कुछ जाति, जो धान तो खरीफ है तो भैया शॉर्ट डे में आएगा नो डाउट, लेकिन धान की कुछ जाति जैसे जया, पद्मा, IR8, तो ये मुख्य एग्जाम्पल हैं जो डीएनपी में आते हैं। आज के बाद आप गेहूं, सरसों, चना में भी पूछ रहे, चना में कैसा पौधा है, इसके आधार पे गेहूं कैसा है, सरसों कैसा है, मटर कैसा है, डरना नहीं, सभी रबी की फसलें हैं। अगर रबी की फसलें हैं तो भैया आज के बाद गेहूं, चना, सरसों क्या हो गया, LDP बोलो लॉन्ग डे प्लांट है। अंग्रेजी अगर नाइट के हिसाब से बोलेंगे तो लॉन्ग डे है, तो नाइट के हिसाब से हो जाएगा शॉर्ट नाइट प्लांट। तो खैर यहाँ बहुत प्यारा क्वेश्चन था जिसकी वजह से हमने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। गन्ना कैसा है, तो गन्ना हमने टिक कर दिया बेटा, कौन सा, हमने टिक कर दिया शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस द यील्ड इज कॉल्ड एज, फसल को उत्पन्न करने की मृदा की क्षमता को क्या कहते हैं। तो बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व करेंगे जरूर, पर इसके पहले जो ऑप्शन दिए उन पर चर्चा कर लेते हैं। पहला दिया है सॉइल इंडेक्स, मृदा सूचकांक क्या है। बेटा ये हमने सॉइल इंडेक्स के हिसाब से सॉइल को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 4 इंडेक्स में डिवाइड किया है। एक है वेरी लो, एक है मीडियम और एक है सफिशिएंट मीन एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। इसमें हम इस बात का स्टडी करते हैं कि सॉइल में न्यूट्रिएंट का लेवल क्या है, हमें किस लेवल से देना है। तो बेटा ये कैपेसिटी सॉइल तो है ही नहीं, न्यूट्रिएंट्स का लेवल चेक कर रहे हैं इसमें। तो सेकंड पॉइंट है सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता। बेटा ये क्या होता है, ये होता है द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू सस्टेन एग्रीकल्चर प्लांट ग्रोथ। अगर हम बात करें फर्टिलिटी रियल में होता है क्या, फर्टिलिटी हम देखेंगे ईयर बाय ईयर, साल दर साल अगर हम देखें तो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है। और आजकल तो आप जानते ही हैं बहुत ज्यादा केमिकल यूज कर रहे हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी रियल में ईयर बाय ईयर, हर साल दर साल कम होती जा रही है। तो यहाँ पे भी कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस यील्ड की बात हो ही नहीं सकती। हाँ, सॉइल कैपेसिटी क्या है, सॉइल स्ट्रक्चर द्वारा मृदा भार सहन करने की क्षमता। तो बेटा सहन करने की बात भी यहाँ नहीं आ रही है। लेकिन चौथा ऑप्शन आप देखें सॉइल प्रोडक्टिविटी, दिस इज ए कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस यील्ड। बेटा कहते हैं अगर आपकी सॉइल की जितनी अच्छी कैपेसिटी होगी, आपकी सॉइल की जितनी अच्छी कैपेसिटी होगी उतना अच्छा उत्पादन होगा। तो दिस इज ए सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो अगर हम चारों ऑप्शन की बात करें, फसल उत्पन्न करने की मृदा की क्षमता, बहुत से बच्चे सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी में बहुत कंफ्यूज होते हैं, जबकि उन्हें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सॉइल प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है प्रोडक्शन को लेके, और जब सॉइल फर्टिलिटी डिपेंड करती है सॉइल को खुद लेके, सॉइल में कितना लेवल है न्यूट्रिएंट्स का, कितना ज्यादा फर्टाइल है। हाँ ये ठीक है, दोनों कोरिलेटेड ज्यादा जरूर हैं, जितना अच्छा सॉइल की फर्टिलिटी होगी उतनी ही अच्छी सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी होगी। यस, वो आप सबको मालूम होना चाहिए, सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड सॉइल फर्टिलिटी दोनों की है, की माने चाबी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, की ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड सॉइल फर्टिलिटी इज सॉइल स्ट्रक्चर। आप लिख लें, मृदा संरचना को ही मृदा उर्वरता
और मृदा उत्पादकता की कुंजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, द ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ, ब्लू क्रांति किससे संबंधित है? हम सब जानते हैं ब्लू मान होता नीला। अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे तो बहुत ही आसान है, इतने आसान प्रश्न आप सबको मालूम होने चाहिए। ब्लू रेवोल्यूशंस, ब्लू क्रांति नीली क्रांति संबंधित है, तो बेटा इसका आंसर टिक करने वाले हैं किससे? मछलियों से। ठीक है, तो आप आंसर टिक करेंगे ब्लू रेवोल्यूशंस रिलेटेड विथ फिश रेवोल्यूशन, मछलियों से संबंधित है। लेकिन और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमें देख पा रहे हैं मिल्क रेवोल्यूशन, मिल्क प्रोडक्शन, तो मिल्क माने बेटा ये क्रांति संबंधित होती है कैसे? व्हाइट रेवोल्यूशन से, सफेद क्रांति से। सब जानते हैं बर्गिस कुरियन को इस क्रांति का जनक कहते हैं। बर्गिस कुरियन को हम फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। एक ऑप्शन बहुत प्यारा ऑप्शन दिया है, फूड ग्रेन रेवोल्यूशन, माने फूड ग्रेन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो बेटा इससे क्रांति संबंधित कौन सी? हरित क्रांति। तो इससे क्रांति कौन सी बेटा? फूड ग्रेन से कौन सी है? ग्रीन रेवोल्यूशन। माने हम अगर सफेद क्रांति की बात करेंगे किससे संबंधित है? दूध से। ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन से, ब्लू रेवोल्यूशन मछलियों से। ठीक है, अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन में आप कंफ्यूजन ना हो बेटा, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में की है, वो है एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अगर भारत का जिक्र होता है तो, अगर शब्द भारत वाला यूज नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं केवल हरित क्रांति के जनक हैं, तो लगाएंगे एन ई बोरलॉग। इनका पूरा नाम है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, डॉक्टर एन ई बोरलॉग। तो सिंपल सी बात है, हरित क्रांति के पिता है एन ई बोरलॉग, भारतीय हरित क्रांति के पिता है एम एस स्वामीनाथन। माने हमारे इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत एम एस स्वामीनाथन ने की है, अदरवाइज इसका हम टिक करना चाहेंगे एन ई बोरलॉग। उसके बाद बेटा ऑयल सीड प्रोडक्शंस, माने ऑयल सीड फसल से, माने तिलहनी फसलों से संबंधित क्रांति है येलो रिवॉल्यूशन। तो भैया बहुत आसान प्रश्न थे, अगर ऑयल सीड का टिक बोलते येलो टिक करते, फूड ग्रेन का पूछते ग्रीन टिक करते, मिल्क का पूछते व्हाइट करते, पर हमें पूछा है फेस, तो फेस बोले तो ब्लू, ब्लू बोले तो फेस। हालांकि क्रांति और भी बहुत होती हैं, जैसे कि मैं बात करूं सुनहरी क्रांति फलों से, रजत माने सिल्वर क्रांति अंडों से, मैं आपसे ब्लैक रिवॉल्यूशन काली क्रांति कोयला पेट्रोल वैकल्पिक ऊर्जा से, जेट्रोफा प्लांट से। ऐसे ही बहुत टाइप की रेवोल्यूशंस हैं। डिटेल में जानने के लिए आप लिंक में से हमारा ऐप डाउनलोड करें और प्लीज लाइव क्लास का लाभ उठाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, विच सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज नॉट प्रैक्टिस्ड यूजुअली, सिंचाई की कौन सी पद्धति हम मुख्यतः यूज नहीं करते या आमतौर पर प्रयुक्त नहीं करते? बहुत प्यारे ऑप्शन दिए हैं, कैनाल इरिगेशन नहरों सिंचाई करना, लिफ्ट इरिगेशन उद्यान सिंचाई करना, सब सरफेस उपसतह सिंचाई करना, और स्प्रिंकलर जिसे फुब्बारा पद्धति भी कहते हैं सिंचाई करना। तो चारों में से अगर मैं आपको बताऊं, चारों में से कौन सी विधि हम वर्तमान में यूज नहीं करते या यूं कहें आमतौर पर प्रयुक्त नहीं की जाती, वो है सब सरफेस इरिगेशन। वो क्यों नहीं की जाती? क्योंकि इस विधि में हमें खर्चा बहुत होता है, इस वजह से किसान भाई इस विधि का प्रयोग आमतौर पे नहीं करते। अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, अगर मैं इरिगेशन की बात करूं बच्चों, तो आपको सबको मालूम है कि इरिगेशन बोले सिंचाई करना, खेत में फसलों में उसकी वृद्धि विकास के लिए खेत में कृत्रिम तरीके से पानी देने को हम बोलते हैं इरिगेशन सिंचाई। Artificial application to the water into the field, into the crop for proper growth and development is known as irrigation. अगर मैं टाइप ऑफ इरिगेशन की बात करता, मैं विधियों की बात करता, इन शॉर्ट में देखो डिटेल में तो आपको मेरे लेक्चर में, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में आप देखें तो इसके मैं लेक्चर बच्चे डाल रखे हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया शॉर्ट में सॉल्व कर रहे हैं। एक होता है बेटा सरफेस मेथड, सरफेस मेथड बोले तो सतही सिंचाई करना, एक होता है सब सरफेस मेथड, इसको बोलते हैं बेटा क्या? अधोसतही। आपको ऑप्शन उपसतह दिया, हम इसे अधोसतही भी बोल सकते हैं, सब सरफेस। और एक बेटा होता है एरियल, एरियल बेटा माने क्या होता है?
एरियल माने होता है वायवीय। जो सरफेस माने क्या, हम इस मेथड में पानी को सरफेस पे माने सतह पे छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं। हम पानी का सोर्स कहीं से भी उठाते हो, पर पानी छोड़ते कहाँ है, ऑन सरफेस, अपर सरफेस टू द सॉइल। ठीक है, मैक्सिमम अगर मैं बात करूं 95% हम इसी मेथड का यूज करते हैं। अब ये विधि बहुत प्रकार की है, बाढ़ विधि, क्यारी विधि, अपना ड्रिप इरिगेशन, थाला विधि, कूण विधि, इसके बहुत सारे प्रकार हैं, सीमांत पट्टी विधि। अगर मैं आपसे ये बोलता, पहली बात तो बेटा आप ध्यान रखिए, तीनों मेथड में से सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछा ये नहीं करते आप टिक कर रहे हैं ये वाला, उल्टा क्वेश्चन आता तो अगर आपसे ये पूछा जाता कि बच्चों बताओ सबसे ज्यादा कौन सी विधि का यूज करेंगे, तो वहां हम यूज करते कौन सा, सरफेस। ये हम नहीं यूज करेंगे, आमतौर पर यूज कौन सी विधि यूज नहीं करते, सब सरफेस, आमतौर पर नहीं करेंगे किसको, वह सब सरफेस, उपसतह या अधोसतह। और इसके बाद यूज करते हैं ये वाला, इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं, वो देखो सरफेस में भी क्वेश्चन बनता है कि सरफेस में भी सबसे ज्यादा विधि यूज करेंगे, वो कौन सी है, क्यारी विधि, जिस चेक बेसिन बोल सकते हैं। लेकिन बेटा एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है आजकल कि सर्वोत्तम विधि कौन सी है, सबसे ज्यादा, अगर मैं बोलता इस विधि में भी सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली विधि क्या रही, अगर मैं आपसे बोलता सर्वोत्तम विधि बताओ, आधुनिक विधि बताओ, प्रचलित विधि बताओ, उत्तम विधि बताओ, तो वहां आप टिक करते ड्रिप इरिगेशन। कौन सा बेटा, बहुत सारे नाम है, ड्रिप इरिगेशन कहो, टपकाव कहो, रिसाव कहो, ट्रिकल कहो, आधुनिक कहो। ड्रिप इरिगेशन का विकास इजराइल में हुआ था, तो वहां से इसका नाम ट्रिकल चालू हो गया। हालांकि ड्रिप इरिगेशन, टपका और रिसाव ये नाम सब आप जानते होंगे। तो देखिए सर्वोत्तम बात है तो ये कर रहे हैं, सबसे ज्यादा यूज हो तो ये कर रहे हैं। ये दोनों विधि किस में आ रही, सतही में, सबसे ज्यादा यूज करें सतही, सतही में भी किसका विषय में आ गया, आमतौर पर यूज नहीं कर सब सरफेस। ये कहाँ की जाती है वैसे सब सरफेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है सतह के नीचे से पानी देना। हमारे देश में ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, आप समझते हैं, क्योंकि हमारे देश में खर्चा इतना किसान नहीं उठा सकते। सतह से 1 से 3 फीट गहराई में पाइपलाइन बिछानी होगी, फिर इरिगेशन के लिए टेक्निक यूज करनी होगी, जो हमारे देश में यूज बिल्कुल नहीं करते, आमतौर पर यूज नहीं करते। हालांकि पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में इसी विधि से पानी देने की सलाह दी जाती है। हालांकि पठारी व पर्वतीय क्षेत्रों में इसी विधि से बोलते हैं कि यूज करनी चाहिए, पर चूंकि हमारे यहाँ इस विधि का सबसे कम यूज होता है, तो इसका हम यूज कर रहे हैं सब सरफेस इरिगेशन।